गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अब एनिमल किंगडम का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। वो कल मेरे से मिस्टेक में लिविंग वर्ल्ड बोल दिया था, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और एनिमल किंगडम का पार्ट 2 हम लोग चल रहे हैं। इसमें हमने कहाँ से स्टार्ट करना था? प्राणियों का वर्गीकरण संघ पॉरीफेरा से। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पॉन्ज कहते हैं। सामान्यतः लवड़ी और अलवड़ी होते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिक होते हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि कोश सेलुलर लेवल का होता है। स्पंज में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। ये याद रखिएगा आप हमेशा कि स्पंज में जल परिवहन तथा वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है तथा बड़े ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। मतलब जो वाटर होता है वो ऑस्टिया द्वारा वो अंदर लेता है और ऑस्कुलम के द्वारा छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा बाहर निकालता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में भी सहायता करता है। कोइनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को आश्रित करती हैं। ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है कि जो स्पंज के नाल तंत्र को कौन और अब मतलब कोटिंग करती हैं, तो उसमें हमारा कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल। कोशिकाओं में पाचन होता है। अंतराकोशिकीय इंट्रासेलुलर पाचन होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। जो इनका स्केलेटल होता है वो शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कि कंटिकाओं तथा स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कि कंटिकाओं तथा स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। वे उभयलिंगाश्रयी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। और अण्ड तथा शुक्राणु दोनों एक द्वार ही बनाए जाते हैं। दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। जिनमें वयस्क से भिन्न आकृति के लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण के लिए साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। तो यूस्पॉन्जिया को हम बाथ स्पंज बोलते हैं। ये आप याद कर सकते हैं। यू से हमारा सोप होता है ना, तो उसे बाथ स्पंज। और स्पॉन्जिला जो होता है वो स्पॉन्ज जैसे होता है, वो स्वच्छ जलीय स्पंज है। और शाइकॉन को शाइफा भी बोलते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल इधर दिए हुए हैं। तो इसमें हम पहला साइकॉन है, साइफा है, अ वाला, और ब वाला जो हमारा है वो यूस्पॉन्जिया है, इसलिए यू सेप है। और यूस्पॉन्जिया को हम क्या बोलते हैं? बाथ स्पंज। और ये स वाला सूक्ष्म जलीय स्पंज। अब हम चलते हैं अगला संघ सीलेंट्रेटा। इसे नाइडेरिया भी बोला जाता है। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी होते हैं। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिकाएं नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना होता है। जो नाइडोब्लास्ट इनका नाम पड़ा है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार को पकड़ने में जो है सहायता करती हैं। नाइडेरिया में ऊतक स्तर का संगठन होता है और द्विकोरकी होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संबंधी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। और जो हाइपोस्टोम अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। हाइपोस्टोम पर में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। ये याद रखिएगा आप लोग। इनमें अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का होता है। ये जो होते हैं है ना, इनके कुछ सदस्यों जैसे कि कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल। और इनका शरीर दो आकारों में
पॉलिप तथा मेड्यूसा का बना होता है। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा, और मेड्यूसा छतरी के आकार का मुक्त प्लावी होता है जैसे अरेलिया या जेलीफिश। वे नाइडेरिया जिनमें पॉलिप तथा मेड्यूसा दोनों रूप पाए जाते हैं उन्हें हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण जैसे ओवेलिया। पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा उत्पन्न करता है तथा मेड्यूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल इसके फाइशेलिया जो है पुर्तगालीज मैनावार, एडम्सिया समुद्री एनीमून, पेनिटुला समुद्री पिच, गॉर्गोनिया सागर व्यंजन और मैंड्रीना ब्रैन कोरल। तो इसमें हमने पॉलिप और मेड्यूसा को देख लेते हैं। ये हमारा जो है पहला अ वाला जो है वो मुक्त प्लावी है और मेड्यूसा है, और ब वाला जो है वो पॉलिप है। पॉलिप क्या होता है, स्थावर होता है ना, हमने अभी पढ़ा था। तो ये एक जगह पे स्थिर रहते हैं, पॉलिप हैं। और अ वाला जो है मेड्यूसा है, वो छतरी के आकार का होता है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि पॉलिप और मेड्यूसा कैसे होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा कि पॉलिप में हमारा क्या होता है, पॉलिप हमारे स्थावर होते हैं और इसका एग्जाम्पल हाइड्रा है, और मेड्यूसा जो है वो छतरी के आकार के होते हैं और इसका एग्जाम्पल अरेलिया है। और इनमें मेटाजेनेसिस पाई जाती है, और जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों अवस्था पाई जाती है वो हमारा ओवेलिया होता है। ये मैंने आपको एक बार और रिकॉल करवा दिया। और जो पॉलिप है वो अलैंगिक जनन द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा क्या है, पॉलिप जो है अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा उत्पन्न करते हैं, मेड्यूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये हमारा नाइडेरिया का एक डायग्राम भी ये देख सकते हैं, ये बना हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं संघ टीनोफोरा में। टीनोफोरा को कॉम जेली भी, सी वॉलनट, समुद्री अखरोट, कॉम जेली भी कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी अरीशमिति डिप्लोप्लास्टिक जीव होते हैं। इनमें ऊतक स्तर का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 पक्षमाभी कंगक पट्टिकाएँ, कॉम मतलब जो होते हैं 8 पक्षमाभी कंगक पट्टिकाएँ पाई जाती हैं जो कि चलन में सहायता करती हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। और पाचन अंतःकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है, और बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणियों द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता, जैव संदिग्धता टीनोफोर में पाई जाती है। अब टीनोफोरा का मुख्य विशेषता है नर तथा मादा अलग नहीं होते, जनन केवल लैंगिक जनन द्वारा होता है, ये भी याद रखिएगा। निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिनमें लार्वा अवस्था नहीं होती। इसके एग्जाम्पल है हमारा प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना। और बिरोय तथा सिस्टम 2 और होते हैं, पर हमें एनसीईआरटी वाले ही खास याद रखने हैं। और देखिए इनमें कैसे कॉम जेली कंगक पट्टिकाएँ, ये जो है ना डायग्राम, ये टीनोफोरा का ही है। प्लूरोब्रेकिया का उदाहरण, इनमें 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कंगक पट्टिकाएँ हैं ये काहे में सहायता करती हैं, चलन में। इनमें बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। कुछ कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल ही याद रखना है, इनको तो भूलना ही नहीं है। और फिर अगला हम चलते हैं 4.2.4 संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटेक्रिम फ्लैटफॉर्म। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटेकृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटेकृमि द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिकी तथा अगुही प्राणी होते हैं, और इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश या चूसक पाए जाते हैं, इनमें याद रखिएगा। और कुछ चपटेकृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर में सतह द्वारा अवशोषित करते हैं। इनमें फ्लैम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएँ परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं, जो कि नर मादा अलग नहीं होते। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। एग्जाम्पल
टीनिया जो कि हमारा फीता कृमि है, और फैसियोला जो होता है वो पर्णकृमि है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ये फ्लैट होते हैं, इसे फ्लैट बॉम्ब कहते हैं, और इनमें अंकुश या चूसक पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। और ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। और प्लेनेरिया में असीम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। रीजेनरेशन मतलब पुनरुद्भवन यानी क्या होता है, वो अगर आप उनको कितनी बार भी नष्ट करें या काटें, या मतलब काट देंगे जितने भाग में, वो उतने में ही नए जीव बन जाएंगे। वो उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। और उदाहरण हमारा टीनिया हो गया, फीता कृमि है। और जबकि टीनिया में हमारे दो और आते हैं, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा। तो जो टीनिया सेजिनेटा होता है वो हमारे जो काऊ बीफ होती है उसमें मिलता है। और जो टीनिया सोलियम है वो सुअर जो होते हैं हमारे पिग, और उनके अंदर उनके मतलब बीफ में होता है। और फैसियोला जो है उसे पर्णकृमि बोलते हैं। ये हमारे संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज थे, है ना। देखिए ये एसिमेट्रिक होते हैं, ये याद रखिएगा कि सम्मिति इनमें असम्मित नहीं, सॉरी, मतलब आगुही होते हैं, मुझे ये बोलना था। सम्मिति में तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक और आगुही हैं। अब ए सिलोमेट है ना अभी, फिर उसके बाद अब आएगा हमारा जो एसके हेल्मिन्थीज, वो स्यूडो सिलोमेट होगा। फिर उसके बाद जो हमारे एनालिडा से सिलोमेट हो जाएंगे, सिलोम पाई जाएगी। और सिलोम किससे बनी होती है, आप लोग मुझे बताएंगे क्या, याद आ रहा होगा शायद। वो जो मेसोडर्म होता है उसमें पैचेज होते हैं जो थैली के समान संरचना, वो मेसोडर्म से ही निर्मित होती है। तो बच्चों चिंता मत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। मुझे ये लगता है कि आप प्रयास करेंगे, अगर अपनी तरफ से अच्छे से अपना 100% देंगे, और तो रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। रिज़ल्ट से आपको कोई नहीं रोक सकता। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये देख लीजिए डायग्राम। अब पहला है हमारा टीनिया का आ वाला, और ब वाला जो है वो फैसियोला का है, पर्णकृमि। अब हम आ गए संघ एसके हेल्मिन्थीज, इन्हें गोलकृमि बोलते हैं। अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, इन्हें गोलकृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी, जलीय अथवा स्थलीय एवं पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणिकी कूटगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। इनका शरीर संगठन जो है वो अंगतंत्र स्तर का होता है। आहार नाल पूर्ण होता है, जिसमें हाँ अब देखिए आहार नाल हमारा केवल एसके हेल्मिन्थीज से आया है कि पूर्ण पाचन तंत्र होता है, जिनमें पेशी ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकालते हैं। इनमें नर तथा मादा अलग होते हैं, एक लिंगाश्रयी होते हैं, और मादा प्रायः नर से बड़ी होती है ना। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन शिशु वयस्क के समान दिखते हैं अथवा लार्वा अवस्था होती हैं। एग्जाम्पल हमारा एस्केरिस गोलकृमि, एनसाइलोस्टोमा होता है, वाउचेरिया होता है जो फाइलेरिया कृमि है, और एनसाइलोस्टोमा अंकुश कृमि है, ट्राइक्यूरियस रैबिडिटिस, ट्राइकिनेला, ये भी एग्जाम्पल्स हैं। मैंने बहुत सारे याद किए थे पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन 3 आप याद रखिए ये जो है। और ये नर और मादा देखिए इसमें डायग्राम में, तो मादा नर से बड़ी लग रही है ना, हाँ ये जो हमारी ये। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो एनालिडा हम पार्ट 3 में बनाएंगे, एनालिडा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी यहीं तक, अच्छे से मेहनत करिए, और कोई दिक्कत नहीं है यार। जीवन में अगर आपने एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया ना, अपने सब्जेक्ट में पकड़ हो गई, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, बार बार रीड करिए, याद करने की कोशिश मत करिए बस। फिर देखिएगा, मतलब लाइन टू लाइन याद हो जानी चाहिए कि कौन से पेज में कितने कहाँ पे क्या होता है। तो ये कैसे होगा, केवल मल्टीपल टाइम रिवीजन, मतलब रीडिंग करना है, बुक को अच्छे से समझ के पढ़ना है। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं बस, मतलब एक फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, शिद्दत से पढ़ना है। थोड़ा पढ़िए, क्वालिटी टाइम देना है, और आउटपुट आपको ज़रूर मिलेगा। मेरे साथ आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। मैं आप लोगों की पूरी बायोलॉजी करा दूंगा, पूरी केमिस्ट्री करा दूंगा, और फिजिक्स भी करा दूंगा लगभग पूरा।
बस विश्वास रखिए। अभी तो मेरा स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा चीज़ें